हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज के वीडियो में जो कुछ बेसिक टर्म्स हम बता रहे थे केमिस्ट्री का, उससे आगे चलेंगे। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, उसको भी देखें। और जैसे ही ये बेसिक टर्म्स ख़त्म होते हैं वैसे ही मैं आप लोगों के रेगुलर सिलेबस को शुरू करूँगा, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। तो कल मैंने आपको एटम्स के बारे में बताया था, एटॉमिक मास के बारे में बताया था अपने पिछले वीडियो में, बेसिक टर्म्स में। आज हम अणु और अणुभार के बारे में जानेंगे। अणु और अणुभार। मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे परमाणु के भार को तो मैंने बताया था कि उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स के नंबर का सम कर देते हैं और उसका भार हमको मिल जाता है। बेसिक टर्म में ये बताया जाता है कि किसी भी भार को, चाहे अणु भार चाहे परमाणु भार, किसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कार्बन 12 का 1/12 मानक लेना पड़ता है। कार्बन 12 का मास जो होता है वो लगभग 12 यूनिट होता है और उसको हम मानक मानते हैं। और उस 12 यूनिट का 1/12 यानी 1 यूनिट से हम किसी भी मास को कंपेयर करते हैं कि उससे कितने गुना भारी है, वो उसका मास हो जाता है। तो जिस तरह से परमाणु भार हम लोगों ने देखा, वैसे ही अणु भार भी एटॉमिक मास यूनिट में ही व्यक्त किया जाता है, AMU में ही व्यक्त किया जाता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि अणु वह हैं, सबसे पहले अणु की बात करें यानी मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स वह हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any element और कंपाउंड। या वहाँ जब एटम्स की बात हो रही थी तो ओनली एलिमेंट को लेके चल रहे थे। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी अब यहां हम सिर्फ तत्व नहीं, पदार्थ की बात करेंगे, यानी कि यौगिक भी उसमें आ जाएंगे। तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अणु कहलाता है। ये तो हिंदी की बात हो गई। तो यहाँ अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ये यूनिट होते हैं। यही किसी भी पदार्थ के यूनिट हैं, यानी कि
उस पदार्थ के सभी गुण ये स्वतंत्र अवस्था में रहते हुए प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अणु जो होते हैं वो एक से अधिक परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, एक से अधिक परमाणुओं से मिलके बने हैं। लाइक H2 अगर हम लिखते हैं तो यह हाइड्रोजन का एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु। इसी तरह से अगर हम Cl2 लिखते हैं तो ये क्लोरीन का एक अणु है, मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 एटम्स आपस में कंबाइन होके इसका मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे ही N2 हम लिखते हैं, O2 हम लिखते हैं, O3 हम ओजोन के लिए लिखते हैं। तो इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, इसमें 3 एटम है। ये तो कुछ एलिमेंट्स हो गए। इन एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ, जैसे H2O लिखते हैं हम, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें 3 परमाणु हैं, यानी 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, और ये कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, एक अणु बना रहा है। इसी तरह मान लिया हमने लिखा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सभी जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 2, 1, 3, 4, 7, यानी 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का और 2 हाइड्रोजन का, इतने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो अलग अलग अमाउंट में मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और एटम्स जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो इस तरह से एटम्स के नंबर के बेस पे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है। जैसे मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, इसमें मॉलिक्यूल्स में भी केवल एक ही एटम होता है। लाइक जैसे जितने भी हमारे इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, ये सभी जनरली कंबाइंड नहीं होते हैं और केवल एक ही परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, एक ही एटम स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इस तरह से इसको हम परमाणु और अणु दोनों कह सकते हैं। तो ये तो मोनो एटॉमिक हो गए, एक परमाणु का अणु हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन है, वो डाई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक, द्विपरमाणु और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, Cl2, N2 etc. इनको डाई एटॉमिक कहते हैं क्योंकि इसमें 2 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, त्रिपरमाणुकरण, जैसे हमने कहा था O3। इसी तरह से पॉली एटॉमिक भी होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, S8 हो गया, सल्फर 8 हो गया, इसको कहते हैं बहुपरमाणु कण। जितने भी हमारे बड़े कंपाउंड हैं लाइक H2SO4, HNO3 etc. CaCO3, ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं ये बहुपरमाणुक हैं, यानी कि पॉली एटॉमिक। तो ये तो हो गए मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास टोटली डिपेंड करता है एटम्स के मास पे।
यानी कि टोटल एटम का जो मास है, जितने एटम मिलके उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, उन सब का कंबाइंड मास जो है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे मान लो CO2 है, CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कुल मिला के कितने 3, कुल मिला के कितने 3 एटम मिलके इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो हम जानते हैं कार्बन का मास होता है 12 यूनिट ऑक्सीजन का मास होता है एटम का 16 यूनिट, और कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 16 यूनिट कह सकते हैं, मीन्स 12 यूनिट प्लस 32 यूनिट, कुल मिला के कितना हो गया 44 यूनिट। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 यूनिट है। इसी तरह से किसी दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो H2SO4 है, इसका अगर हमको कैलकुलेट करना हो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 होता है, और प्लस ऑक्सीजन 4 है, 16 × 4, इतना यूनिट हो जाएगा। मतलब 2 + 32 + 64 यूनिट, कुल मिला के 98 यूनिट। तो इस तरह से हम अणु भार की गणना करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की गणना करते हैं। शॉर्टली इन टर्म्स को समझते हुए चलेंगे। लोअर क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा है, तो लोअर क्लासेज में ये सभी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, इनको एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे, आगे हम लोगों को काम देगा। अब हम बात करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, ग्राम एटॉमिक मास, तो उसी तरह से ये जो यूनिट में मास है, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे H2SO4 का मास हमने निकाला कितना 98 यूनिट, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। इसी तरह CO2 का मैंने जैसे निकाला अभी 44 यूनिट, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। किसी का भी H2 का मान लो कितना होगा, H2 मॉलिक्यूल जो है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो हो गया 1 × 2, ये 2 यूनिट आ रहा है तो 2 ग्राम लिख देंगे। इसी तरह मान लो हमने N2 का निकाला, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, तो नाइट्रोजन का होता है 14 × 2 कर 28 ग्राम। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और मोल को बताएंगे, एक मोल को जानेंगे कि एक मोल कितना होता है। तो इसको बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था। इसके पहले, मोल को जानने से पहले हम एवोगाड्रो को जानते हैं कि एवोगाड्रो कौन थे और उनके नियम को जानते हैं। एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम ये क्या है? इन्होंने कहा कि समान ताप और दाब पर, मीन्स इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैसेज होती हैं उनका अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए, समान आयतन लिया जाए,
तो उसमें अणुओं की संख्या यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होता है वो इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो कहते हो उस लॉ, एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ एंड प्रेशर at equal temperature and pressure, gases possess equal number of molecules, in equal volume। किन्हीं भी दो गैसों को ले लो, किन्हीं भी 5 गैसों को ले लो, अगर उनका वॉल्यूम एक जैसा है और टेम्परेचर और प्रेशर को एक जैसा रखें तो उनके मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो भी एक जैसा ही होगा। यानी हिंदी में अगर कहें तो समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में, गैसों के निश्चित आयतन में या समान आयतन में, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अणुओं की संख्या समान होती है। अब एवोगाड्रो कांस्टेंट या कांस्टेंट और नंबर को जानेंगे। एवोगाड्रो नंबर क्या है, एवोगाड्रो नियतांक क्या है, एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो एवोगाड्रो की जो संख्या है, उन्होंने कहा कि अगर एक मोल, पदार्थ की मात्रा का ये मात्रक है मोल, एक मोल अगर हम कोई पदार्थ लें, एक मोल पदार्थ लें, तो एक मोल पदार्थ में जो है उसके अणुओं की जो संख्या होगी या अणुओं की जो संख्या होगी वो निश्चित होगी, एक मोल में निश्चित होगी। और वो कितनी होगी? 6.022 into 10 is raised to the power 23। ये निश्चित संख्या है, इसको हम एवोगाड्रो कांस्टेंट या नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो नियतांक या एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। और एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी ही होती है, निश्चित होती है। और एक मोल कितना होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। चलिए, तो अब मोल कॉन्सेप्ट के तरफ हम बढ़ेंगे। एवोगाड्रो नंबर को जान लिया हम लोगों ने, तो एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो लोअर क्लासेज में बताया जाता है। इस मोल कॉन्सेप्ट के सभी टर्म्स को हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक मोल क्या होता है? एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक जो हैं, आइसोटोप्स जो हैं, के ठीक 12 ग्राम में, ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक 12 ग्राम एक मोल होता है। किसी भी पदार्थ की वह संख्या ले लें तो वह एक मोल होता है। या फिर दूसरे तरह से एवोगाड्रो के हिसाब से कहें तो मोल कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं amount of matter in which its
6.022 into 10 is raised to the power 23 particles are present is known as 1 mole. पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के जो कण हैं, जिन कणों से वो मिलके बना है, वो 6.022 into 10 is raised to the power 23 1 मोल कहलाता है। 1 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल कॉपर अगर हम कहें, 1 मोल ऑफ कॉपर, तो ये क्या हो गया? 6.022 into 10 is raised to the power 23 एटम्स ऑफ कॉपर। एटम्स ऑफ कॉपर, कॉपर के इतने एटम्स। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये एटम था तो वहां एटम्स हमने लिखा। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा? 6.022 into 10 is raised to the power 23 molecules of CO2। इसी तरह से मान लो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पार्टिकल के 1 मोल की बात हम कर सकते हैं इसमें, किसी भी पार्टिकल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर होगा? 6.022 into 10 is raised to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। 1 मोल ऑफ आयन, यानी आयन की उतनी मात्रा। तो ये हो गया जो है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें ये फिक्स है कि आवागाद्रो नंबर के बराबर का नंबर, वो अमाउंट जिसमें आवागाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स का नंबर हो, 1 मोल कहलाता है। कोई डाउट अब नहीं रह गया होगा? आगे की तरफ चलें तो अब हम समझेंगे पदार्थ के मोलों की संख्या, उसमें उपस्थित पार्टिकल्स का नंबर में क्या संबंध होता है। तो मोलों की संख्या n, मोलों की संख्या, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और कणों की संख्या, कणों की संख्या यानी कैपिटल N में संबंध। इनमें क्या संबंध? रिलेशन बिटवीन number of moles and number of particles of matter। क्या रिलेशन है इनमें? तो अगर हम जो मोलों की संख्या है इस n को अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करें तो मोलों की संख्या स्मॉल n होती है, तो n फाइंड आउट होता है। मतलब मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल्स एटम्स हों, चाहे वो पार्टिकल्स कैपिटल N बाई 6.022 into 10 is raised to the power 23। इसको कहते हैं आवागाद्रो नंबर और इसको Na कहते हैं। आवागाद्रो नंबर, नंबर ऑफ आवागाद्रो। तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या? स्मॉल n इज इक्वल टू n बाई Na। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड आवागाद्रो नंबर। आवागाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच का ये रिलेशन है। अब बात करेंगे हम मोलर मास की। यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करेंगे हम मोलर मास की। मोलर मास, मोलर मास, इसको हिंदी में कहें तो मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। और इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैटर। यानी कि कितने पार्टिकल्स का? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स का मास जो है उसको हम मोलर मास कहते हैं और उसको M से डिनोट करते हैं। M से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो, और ये बड़ा ही सिंपल है, इसको फाइंड आउट करना बड़ा ही सिंपल है। ये 1 मोलर मास यानी एक मोल का जो मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इज इक्वल टू 1 मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोलर मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कार्बन की अगर हम बात करें, मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन यानी एक मोल कार्बन का मास। मोलर मास ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा? एक मोल कार्बन का मास जो होगा, तो हम जानते हैं कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 यूनिट होता है। तो इसको ग्राम में बदल दें तो 12 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इतने एटम्स कार्बन का जो मास होगा वो 12 ग्राम के बराबर होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। या ये कहें कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, तब भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा मोलर मास क्या है। किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे CO2 का, CO2 मॉलिक्यूल है तो CO2 का मास कितना होगा? CO2 का मास होगा 12 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 12 और प्लस 32 44 यूनिट हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 44 ग्राम, 44 ग्राम हो गया। तो 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा? 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। CO2, 1 मोल CO2 कितना होगा? उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम। मतलब CO2 का मोलर मास हो गया 44 ग्राम। नाउ इज इट क्लियर? अब ये क्लियर हो गया होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाएंगे हम, तो आज के लिए इतना ही। अब एक पार्ट और जनरल टर्म्स में कुछ चीज़ें बची रह गई, 1-2 पॉइंट्स बचे रह गए, इनको बताएंगे। और हो सकता है कि इसके बाद जो वीडियो है उसके बाद से आपके रेगुलर चैप्टर शुरू हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।